Hello and welcome everybody back to my YouTube channel, The Economics World by Simar. So, as I have told you that I have started a very new series of economics, that is the demand and law of demand. तो आज हमारा है दूसरा दिन, that is we will study the factors which affect the demand. This is the part 2 and part 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी and मैं एक प्लेलिस्ट भी इसकी बना दूंगी. Okay, so let's start the second part, that is the factors which affect the demand. So the very first factor which affects the demand is the price. अब आप ये बताओ एज अ रेशनल कंज्यूमर जब आप एक मार्केट में जाओगे तो अगर किसी कमोडिटी का हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ होगा तो आप उसकी क्वांटिटी आप ज्यादा डिमांड करोगे कि कम डिमांड करोगे. ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये पेन मुझे मान लीजिए कि 3-4 खरीदने हैं, ठीक है, इस पेन का जो प्राइस था वो पहले 10 रुपीज था पर अब इसका प्राइस बढ़कर 40 रुपीज हो गया, ठीक है. तो अब जब ये मार्कर का प्राइस 40 रुपीज हो गया है तो मुझे जब क्वांटिटी 3-4 खरीदनी थी, अब मैं क्वांटिटी ज्यादा परचेज करूंगी कि प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी कम परचेज करूंगी. ऑब्वियस सी बात है कि मैं क्वांटिटी कम परचेज करूंगी. सो यहाँ से हमें मिलता है एक कंसेप्ट कि जब हमारा प्राइस इंक्रीज होता है किसी भी कमोडिटी का, व्हेनेवर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड ऑलवेज डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. मतलब जब प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या होगी, फिर इंक्रीज होगी. सो प्राइस हमारे डिमांड को इस तरीके से अफेक्ट करता है कि जब हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड घट जाएगी एंड जब प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. नाउ द सेकंड फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स द डिमांड इज द चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम. चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम. अब ये इनकम में बेसिकली हमारे दो गुड्स आते हैं. वो दो गुड्स हमारे कौन से हैं, एक नॉर्मल गुड एंड एक है इंफीरियर गुड. ठीक है. अब ये नॉर्मल गुड क्या है, नॉर्मल गुड इज बेसिकली द हाई क्वालिटी गुड जो हम सब लोग परचेज करते हैं. अब आप ये सोचो अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल हमारी सैलरी मान लीजिए हमारी इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो हमारा ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग कोई खराब प्रोडक्ट तो हम लोग कंज्यूम करेंगे नहीं. वी विल थिंक ना कि हाँ हमारे पास पैसे ज्यादा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी शुड कंज्यूम द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, है ना. तो उस केस में whenever our income increases तो जो नॉर्मल गुड है हमारा, नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी. ऑब्वियस ही बात है कि जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम अच्छा प्रोडक्ट कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे. सो इन दैट केस नॉर्मल गुड के केस में क्या होगा कि जब इनकम हमारी बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. एंड अगर इनकम कम हो जाएगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो देयर इज बेसिकली अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. लेकिन अब अगर मैं बात करूं इंफीरियर गुड की, अब अगर नॉर्मल गुड की डिमांड हमारी कम हो जाएगी हमारे इनकम घटने पे तो किसकी डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियसली हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, इंफीरियर गुड की तरफ. तो व्हाट वी कैन से कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. क्योंकि हमारी जब इनकम इंक्रीज होगी पैसा हमारे पास ज्यादा आएगा, हमारे अकाउंट बैलेंस में पैसा ज्यादा होगा. तो आप ये बताओ कि मैं नॉर्मल गुड कंज्यूम करूंगी कि इंफीरियर, ऑब्वियस सी बात है आई कंज्यूम नॉर्मल गुड. लेकिन अगर हमारी इनकम उतनी नहीं है, इनकम हमारी कम हो गई है, सो इन दैट गुड सो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे छोड़ो ये वाला प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते, हम लोग थोड़ा कम क्वालिटी का प्रोडक्ट. तो इंफीरियर गुड हम लोग क्या करेंगे, इन दैट केस वी विल कंज्यूम द इंफीरियर गुड. सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द इंफीरियर गुड, है ना. इस केस में क्या हो जाएगा, जब इनकम घट जाएगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना. तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप between the income of the consumer and inferior good and there is a positive relationship between the income of the consumer and normal good. Now third portion में हमारा आता है change in price of related goods. Change in price of related goods. ये सब बेसिकली हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. तो इन रिलेटेड गुड्स में बेसिकली हमारे दो गुड्स आते हैं, दैट इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड अनदर आर दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है. अब ये सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, अब देखिए सब्स्टिट्यूट में, लेट मी इरेज दिस. सब्स्टिट्यूट में बेसिकली हमारे दो गुड्स आते हैं, दैट इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड अनदर आर दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है. अब ये सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, अब देखिए सब्स्टिट्यूट में
ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है? सब्स्टिट्यूट इज बेसिकली जो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सके, जो हम लोग एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। अब सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्या होता है कि एक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से दूसरे की डिमांड पे फर्क पड़ता है, या तो डिमांड बढ़ेगी या तो डिमांड घटेगी। अब कैसे? अब मान लीजिए कि मैं टी और कॉफी का एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। तो टी का मान लीजिए कि प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है। दोनों सब्स्टिट्यूट है तो दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम चाय नहीं पी रहे तो मेरा कॉफी के साथ भी काम चल जाएगा, ठीक है। सो इन दैट केस अगर हमारे टी की प्राइस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उस केस में टी की जब प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उस केस में इसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। हम बोलेंगे कि यार इसका प्राइस इंक्रीज हो गया है, चलो हम इसको कंज्यूम नहीं करते, इसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं। अब जब इसकी क्वांटिटी कम होगी, सो इन दैट केस कॉफी की क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वे जब हमारा टी की प्राइस इंक्रीज होगी, तो हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि जब हमारी एक गुड की प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरे गुड की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। अगर टी की मान लीजिए कि प्राइस कम हो गई, इस केस में टी की क्वांटिटी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएगी। एंड उस केस में जब टी की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? वो भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका तो प्राइस डिक्रीज हो गया ना, अब तो हम चाय पियेंगे, अब तो हम टी पियेंगे, तो उस केस में इसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एंड इसी रिलेटेड गुड्स में हमारा एक तो मैंने पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूट हो गया हमारा, ठीक है, टी एंड कॉफी। अब आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या चीज है? याद करिए, पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? टाइप्स ऑफ गुड्स में जॉइंट गुड्स पढ़ाया था। जॉइंट गुड्स क्या था? जिनको हम जॉइंटली यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड जैम, है ना। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? इन्हीं को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। अब इनकी प्राइस और क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लेती हूँ कार और यहाँ लेती हूँ पेट्रोल, ठीक है। अब मान लीजिए कि पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है, पेट्रोल हमारा बहुत ज्यादा महंगा हो गया। तो अब उस केस में हम कार क्या सोचेंगे कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर लेते, पेट्रोल तो इंक्रीज हो गया है, हम उस केस में क्या करेंगे? कार नहीं खरीदेंगे। हम बोलेंगे छोड़ो, अभी कार को, पेट्रोल के वैसे भी रेट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो हम काम करते हैं, कार को अभी नहीं खरीदते हैं। तो उस केस में हमारी क्या हो जाएगी? कार की क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। जब हमारी ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना, कार एंड पेट्रोल, तो जब हमारा एक का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है? घट जाती है, एंड वाइस वर्सा। अगर मान लीजिए कि पेट्रोल के रेट कम हो गए, हम बोलेंगे कि पेट्रोल के रेट तो हमारे कम चल रहे हैं, सो इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए? कार खरीद लेनी चाहिए। तो उस केस में हमारी कार की क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिलेशनशिप कैसा होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। एंड अगर हम सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं तो इसके केस में रिलेशनशिप कैसा होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो ये था हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब आता है नेक्स्ट हमारे चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द डिमांड, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। फोर्थ है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। अब बताइए, जब हमारी मान लीजिए कि जैसे हमारा एक फेवरेबल चेंज हुआ हमारे टेस्ट में, मान लीजिए कि हमारी वेस्टर्न किसी खाने की क्विजीन की हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई है, हमारी जो चाहत है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। उस केस में हमारा चेंज किसकी तरफ होगा? टेस्ट हमारा किसकी तरफ चेंज हुआ है? हमारा वेस्टर्न किसी क्यूजीन की तरफ टेस्ट चेंज हुआ है। तो उस केस में डिमांड किसकी बढ़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बढ़ेगी और हमारे प्रोडक्ट की नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप वेस्टर्न कल्चर को ले लो, ठीक है। तो अब हमारे पहले क्या था? धोती कुर्ते का जमाना था, ठीक है। अब क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हम लोग बहुत ज्यादा अपना रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को हम लोग अपना रहे हैं, तो क्या हो गया कि वेस्टर्न कल्चर आने की वजह से क्या हो गया कि पैंट एंड शर्ट की हमारी डिमांड क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। तो अगर फेवरेबल टेस्ट एंड चेंज किसी में होगा तो ऑब्वियसली फेवरेबल तरीके से डिमांड बदलेगी, नहीं तो अनफेवरेबल तरीके से डिमांड बढ़ेगी।
अब नेक्स्ट है हमारा चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। अब देखिए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में क्या है कि अगर हम फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए गोल्ड, हमने सोचा कि गोल्ड का प्राइस फ्यूचर में जाके क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेजेंट में, ये फ्यूचर की मैं बात कर रही हूँ कि फ्यूचर में जाके गोल्ड का प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेजेंट में क्वांटिटी डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, बताइए। गोल्ड का प्राइस हमारा फ्यूचर में जाके इंक्रीज होगा, तो प्रेजेंट में हम क्या बोलेंगे कि हम एक काम करते हैं, फ्यूचर में तो प्राइस इंक्रीज होगा तो पहले ही क्या करते हैं, गोल्ड को खरीद के रख लेते हैं ताकि जब हम फ्यूचर में उसको बेचेंगे सो दैट वी विल सेल इट इन एट अ हाई प्राइस। तो फ्यूचर में अगर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हमारा किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा, उस केस में क्वांटिटी डिमांड हमारी प्रेजेंट में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड वही अगर हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा प्राइस डिक्रीज होगा, तो प्रेजेंट में हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हम बोलेंगे कि यार खरीदना ही है तो एक काम करते हैं, अभी तो प्राइस बहुत ज्यादा है, फ्यूचर में जाके तो कम ही होना है, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर में जाके क्वांटिटी परचेज करेंगे, तो प्रेजेंट में हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है, डिमांड एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में। अब आता है हमारा नेक्स्ट, चेंज इन क्लाइमेट एंड सीजन, चेंज इन क्लाइमेट एंड सीजन। ये वाला बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि रेनी सीजन है, तो रेन कोट की डिमांड किस में ज्यादा होगी, रेन कोट की डिमांड अभी इस मौसम में समर सीजन में ज्यादा होगी कि रेनी सीजन में ज्यादा होगी। ऑब्वियस ही बात है कि रेनी में हम लोग विंटर के क्लोथ्स की अगर हम बात करें तो विंटर के क्लोथ्स की डिमांड कब होगी, समर में कि विंटर में। ऑब्वियस ही बात है कि विंटर क्लोथ्स की डिमांड क्या होगी, हमारे विंटर सीजन में ज्यादा होगी। तो इस समय जब हमारा समर सीजन चल रहा है तो विंटर प्रोडक्ट जितने भी हैं, विंटर क्लोथ्स जितने भी हैं, तो उनकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी। ऑब्वियस ही बात है कि इस समय डिमांड नहीं होगी, डिमांड इस समय डिक्रीज डिमांड होगी, क्योंकि हमारा पर्टिकुलर फेवरेबल सीजन नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो सीजन के अकॉर्डिंग होता है, मैंगो की डिमांड ऑब्वियस ही बात है समर सीजन में होती है, उसकी डिमांड विंटर सीजन में नहीं होती है। तो कोई भी पर्टिकुलर सीजन से रिलेटेड, पर्टिकुलर क्लाइमेट से रिलेटेड, जब वो पर्टिकुलर क्लाइमेट सीजन आता है तब उस प्रोडक्ट की डिमांड हमारी उस पर्टिकुलर क्लाइमेट या सीजन में इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज आवर पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन भी हमारी इफेक्ट करती है, ठीक है, डिमांड को। कैसे, मान लीजिए कि यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अगर हम बोले कि बच्चों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उस केस में किस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। ऑब्वियस ही बात है कि अगर बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा है देन इन दैट केस टॉयज की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि बच्चों को किससे खेलना पसंद है, खिलौने से खेलना पसंद है, कपड़े एंड खिलौने, इन सब की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ओल्ड पॉपुलेशन अगर हमारे मैक्सिमम में है, तो उस केस में हमारी मेडिसिन की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ओल्ड एज लोगों को मेडिसिन की जरूरत मेडिसिन का यूज ज्यादा होता है। तो पॉपुलेशन भी हमारी डिमांड को क्या करती है, इफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी में भी दो आते हैं, एक आता है टैक्स और एक आता है सब्सिडी। तो मान लीजिए कि अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा हुआ है, तो हम उस प्रोडक्ट को ज्यादा कंज्यूम करेंगे कि कम कंज्यूम करेंगे। ऑब्वियस ही बात है कि पैसा हमारे जेब में से जाएगा, टैक्स है तो वो हम लोग को देना पड़ेगा, तो उस केस में हम लोग डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। तो टैक्स भी हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है कि अगर टैक्स हमारा ज्यादा, अगर टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी तो क्वांटिटी डिमांड हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। लेकिन वही अगर सब्सिडी देगी, कंपनसेट करेगी गवर्नमेंट, जैसे हमारे एलपीजी सिलेंडर्स पे करती है, ठीक है, तो उस केस में हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, और भी मतलब पॉलिसीज वगैरह हो गई, तो उस केस में हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो टैक्सेस के केस में हमारा क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाएगा, एंड अगर हमारी सब्सिडीज लगेंगी तो क्वांटिटी डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड लास्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज। अगर हम क्रेडिट फैसिलिटी की बात करें, ठीक है,
तो मान लीजिए जो आपने ईएमआई सुना होगा, ठीक है, कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदो तो हम लोग को ईएमआई मिलती है, ठीक है, कि हम लोग डाउन पेमेंट करके धीरे धीरे बाद में हम लोग पेमेंट करते हैं। तो उस केस में अगर क्रेडिट फैसिलिटीज, लोन फैसिलिटीज ज्यादा हैं, तो उस केस में हमारी क्या होगी, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगी। लेकिन अगर हमारी क्रेडिट फैसिलिटीज हम लोग को प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दीज वर द बेसिकली 8 to 9 फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे द लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड हमारे इसी फैक्टर्स से बना हुआ है, जितने भी हमारे 9-10 फैक्टर्स है, 9 to 10 फैक्टर्स, इसी से हमारा क्या बना है, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हाँ चलिए, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि सेट्रिस पेरिबस, इसका भी मतलब बताती हूँ, ceteris paribus when the price of the quantity increases, price of the commodity increases, its quantity demanded decreases and vice versa, ठीक है। सेट्रिस पेरिबस का मतलब क्या होता है, सेट्रिस पेरिबस का मतलब होता है कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। मतलब मैंने आपको डिमांड में क्या पढ़ाया था, जितने भी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड थे हमारे क्या थे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, क्लाइमेट, सीजन, ये सारे फैक्टर्स मैंने पढ़ाए। तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग एक प्राइस को छोड़ के, जो मैंने आपको पहला फैक्टर समझाया था, उस प्राइस को छोड़ के हमारे जितने फैक्टर्स हैं वो सब क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। उसी का मतलब हमारा क्या है, सेट्रिस पेरिबस। सेट्रिस पेरिबस का मतलब है कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट अदर देन प्राइस। अब लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली क्या है, यही है। एज अ रेशनल कंज्यूमर जब आप किसी मार्केट में जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड आप कम कर दोगे, एंड प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड आप क्या करोगे, बढ़ा दोगे। यही लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर हम बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख दे, दैट इज सेट्रिस पेरिबस, सो व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, अगर प्राइस किसी कमोडिटी का इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज बेसिकली आवर लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ px। dx इज बेसिकली द डिमांड एंड px इज बेसिकली द प्राइस। ये मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि इंडिपेंडेंट फैक्टर है हमारा, डिमांड प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है, प्राइस डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए मैंने प्राइस को इधर लिखा इंडिपेंडेंट वैल्यू पे, एंड डिमांड को मैंने कहाँ लिखा, डिपेंडेंट वैल्यू पे, क्योंकि डिमांड हमारे किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है। सो यही हमारा क्या था, लॉ ऑफ डिमांड। एंड अब जब भी लॉ ऑफ डिमांड लिख रहे हो, साथ में हमारे कुछ कुछ क्या रहते हैं, उसके असम्पशंस रहते हैं। असम्पशंस में यही जो मैंने आपको सेट्रिस पेरिबस बताया, सेट्रिस पेरिबस की कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो हम असम्पशंस में क्या लिखेंगे, असम्पशंस में यही लिखेंगे कि देयर इज नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मतलब मैंने जितने भी फैक्टर्स बताए अदर देन प्राइस, वो हमारे सारे क्या रहेंगे, उसमें नो चेंज रहेगा। यही हमारे क्या कंज्यूम करता है, असम्पशंस। तो अगर एग्जाम वगैरह में आपको जब भी अगर कोई सब्जेक्टिव एग्जाम हो, अगर आपको पूछा जाए कि लॉ ऑफ डिमांड, सो आप हमेशा याद रखना कि लॉ ऑफ डिमांड के साथ हम लोग हमेशा वो डेफिनेशन लिखते हैं, प्लस जो मैंने इक्वेशन बताई थी ये वाली, dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ px, एंड ये असम्पशंस, ये हमारा पूरा एक क्या कंज्यूम करता है, लॉ ऑफ डिमांड। सो आज की सीरीज में जो हमारी पार्ट 2 थी, वो हमने उसमें क्या पढ़ा, द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड एंड द लॉ ऑफ डिमांड। एंड इस पूरे सीरीज की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, एंड आई नो दैट यू विल गिव मच लव टू दिस सीरीज एज वेल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।